आज हम पढ़ने जाने हैं पाठ 17 विराम चिन्ह। तो बच्चों, जब हम अपनी बात किसी को बताते हैं, किसी से कोई बात करते हैं, तो वहां पर बीच बीच में हमें कहीं रुकने या ठहरने की जरूरत होती है। तो उस रुकने या ठहराव के लिए हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं, उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, तो आइए यहाँ पर हम इन विराम चिन्हों के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। विराम का अर्थ होता है रुकना या फिर ठहरना। ठीक है, तो बच्चों, जब हम बोलते हैं तो अपनी बात को दूसरों को समझाने के लिए कहीं कम समय के लिए रुकते हैं तो कहीं ज्यादा। ठीक है, अगर हम कहीं पर कोई भी ठहराव या रुकाव नहीं लेंगे तो हमारी बात किसी को समझ नहीं आएगी और हमारी बात जो है वो अर्थ का कोई अर्थ स्पष्ट नहीं होगा। ठीक है, इस ठहराव को लिखित भाषा में दर्शाने के लिए जिन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह का प्रयोग गलत स्थान पर होने से अर्थ का अनर्थ हो जाता है, जैसे कि रुको मत जाओ। लेकिन अगर हम कहेंगे रुको मत जाओ तो क्या है, दोनों का अर्थ अलग हो गया ना। अगर विराम चिन्ह का हमने गलत प्रयोग कर दिया तो हमारा अर्थ भी चेंज हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर कह रहे हैं कि रुको मत जाओ तो इसका मतलब हम क्या कह रहे हैं कि रुको अभी मत जाओ। लेकिन अभी यहाँ पर अगर हम कहेंगे कि रुको मत जाओ तो रुको मत यानी रुको मत अब जाओ, तो दोनों का अर्थ एकदम बिल्कुल चेंज हो गया। इन दोनों वाक्यों के अर्थ बिल्कुल विपरीत है। ऐसा हुआ इनमें लगे अल्प विराम इसके कारण। तो जो अल्प विराम है अगर हमको गलत प्रयोग कर दे तो उससे क्या है, हमारा पूरा अर्थ बदल जाएगा। कुछ प्रमुख विराम चिन्ह निम्न प्रकार है। सबसे पहला है पूर्ण विराम। तो पूर्ण विराम का चिन्ह क्या है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक का चिन्ह ये है। इसके बाद है विस्मयादिबोधक चिन्ह, तो ये विस्मयादिबोधक चिन्ह है। इसके बाद चौथा है अर्ध विराम, तो अर्ध विराम का चिन्ह ये है। इसके बाद पांचवा है अल्प विराम, तो ये अल्प विराम का चिन्ह है। इसके बाद छठा है निर्देशक चिन्ह, तो ये निर्देशक चिन्ह है। इसके बाद सातवां है योजक चिन्ह, तो योजक चिन्ह ये है आपके पास। इसके बाद है उद्धरण चिन्ह, ये आपका उद्धरण चिन्ह है। इसके बाद है कोष्टक, तो ये आपका कोष्टक चिन्ह है। इसके बाद 10वां है आपका लाघव चिन्ह, ये आपका लाघव चिन्ह है। इसके बाद 11वां है आपका विवरण चिन्ह, ये आपका विवरण चिन्ह है। और ये 12वां है आपका हंस पद, तो ये आपका हंस पद है। ठीक है, तो पूर्ण विराम सबसे पहले पढ़ेंगे हम पूर्ण विराम के बारे में। सामान्य कथन वाले वाक्यों की पूर्णता पर वाक्य के अंत में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि बच्चे आंगन में खेल रहे थे, तो यहाँ पर क्या है, हमारा वाक्य पूरा हो गया। तो अब हमें क्या करना है, पूर्ण विराम यानी पूरा विराम लेना है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया है। मोर नाच रहा है, तो ये वाक्य हमारा पूरा समाप्त हो गया, हम अपनी बात कह चुके हैं। तो अब हमें पूर्ण विराम लेना है यानी पूरा विराम लेना है, तो इसीलिए हमने पूर्ण विराम का प्रयोग किया है। प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं किया जाता। दोहे और चौपाई में दूसरे विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि रही मन पानी राखिए बे पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष जन। ठीक है, तो यहाँ पर जो दोहे होते हैं इसमें हम 2 पूर्ण विराम लगाते हैं। ठीक है, जब हमारा दोहा समाप्त हो जाता है तो उसमें हम 2 पूर्ण विराम लगाते हैं, यानी अब हमें एक लंबा ठहराव चाहिए। अब हम अपनी बात को समझाना चाहते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा है प्रश्नवाचक चिन्ह। जिन वाक्यों के द्वारा कोई प्रश्न किया जाता है उनके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि तुम क्या कर रहे हो। ठीक है, तो जब हम कोई प्रश्न करते हैं, किसी से कुछ पूछते हैं, प्रश्न करते हैं, तो वहां पर हमें अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना पड़ता है। ठीक है, तुम्हारे क्या हाल है, तो क्या है, हम पूछ रहे हैं, उससे प्रश्न कर रहे हैं, इसीलिए अंत में हमें क्या करना पड़ेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना पड़ेगा। इसके बाद तीसरा है विस्मयादिबोधक चिन्ह। घृणा, हर्ष, शोक, क्रोध, विस्मय जैसे भावों को व्यक्त करने के लिए वाले शब्दों के आगे इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। कभी कभी इसका प्रयोग वाक्य के अंत में भी किया जाता है, जैसे अरे तुम कहाँ जा रहे हो। तो अगर हम किसी को रोक कर कहें कि अरे तुम कहाँ जा रहे हो, तो क्या है, अरे शब्द के बाद हम क्या करेंगे, विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाएंगे। ऐसे ही वह प्रथम आया, तो यहाँ पर क्या है, वह प्रथम आया, उसके बारे में बता रहे हैं, तो यहाँ पर भी विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग होगा। इसके बाद है अर्ध विराम। पूर्ण विराम की तुलना में जब कुछ कम अवधि के लिए रुकना हो तो अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है, जैसे पर्यावरण हमारा रक्षा कवच है, प्रकृति ने हमें यह दिया है। ठीक है, तो जब हमें पूरे विराम की जगह थोड़ा सा विराम लेना होता है तो वहां पर इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। परिश्रम ही जीवन है, आलस्य या तंद्रा मृत्यु है। ठीक है, इसके बाद 5वां है आपका अल्प विराम। जब वाक्य के बीच में अर्ध विराम से कुछ कम समय के लिए रुकना हो तो अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है, जैसे
आशीष, मनीष, आदित्य और मानव पिकनिक पर जाएंगे। तो जब हम एक साथ कई नामों को, कई स्थानों को, एक साथ कई नामों को का प्रयोग करेंगे तो वहां पर हमें अल्प विराम का प्रयोग करना पड़ता है। मैं स्कूल से लौटा, थोड़ा आराम किया और खाना खाकर सो गया। जब 2 या 3 वाक्य एक बार में बताने होते हैं तो हम क्या है, 1 या 2 वाक्य के बीच में अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। इसके बाद छठा है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह को रेखिकांक भी कहते हैं। इसका प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है। किसी व्यक्ति के तत्व को उद्धृत करने के लिए, जैसे गांधी जी कहा करते थे, सत्य ईश्वर का रूप है। क्या है, जब कोई किसी बात को कहता है तो उसकी बात कहने के लिए उसके नाम के आगे हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं कि उन्होंने ये निर्देश दिया, उन्होंने ये बात कही है, तो ये निर्देशक चिन्ह वहां पर प्रयोग करते हैं। इसके बाद है संवादों या वार्तालापों में किसी के संवाद, किसी की बात कहने के लिए, जैसे कि ग्राहक क्या कहता है, इस फोन का क्या मूल्य है। ठीक है, तो यहाँ पर ग्राहक ने कहा, जब कोई किसी बात को कह रहा होता है तो उसके सामने ये निर्देशक चिन्ह लगाते हैं। दुकानदार, यह सामान 2000 रुपए का है। ठीक है, किसी पद या वाक्यांश की व्याख्या करने के लिए भी, जैसे कि विद्यार्थी में 2 गुण अवश्य होने चाहिए। ठीक है, तो आप उस 2 गुणों के बारे में बताएंगे। किसी के पद और किसी के वाक्य को बताने के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं, जैसे कि आज्ञाकारिता और परमशीलता। ठीक है, इसके बाद 7वां है आपका योजक चिन्ह। तो योजक चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है। पहला, शब्द युग्मों तथा पूर्वोक्त शब्दों में, जैसे कि लाभ हानि, भाई बहन, अच्छा बुरा, यश अपयश। तो एक दूसरे से जो मिलते जुलते शब्द होते हैं, माता पिता, भाई बहन, ठीक है, तो इनके बीच हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तत्पुरुष समास में दोनों पदों के बीच में, जैसे जीवन क्रम, तो जीवन का क्रम, परीक्षा स्थल यानी परीक्षा के लिए स्थल, तो इसमें भी हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तुलनावाचक शब्द सा, सी, से पूर्व, जैसे कि तुम सा बुद्धिमान कोई नहीं है, तो इसमें भी हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसके बाद 8वां है आपका उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह 2 प्रकार के होते हैं, इखरा उद्धरण चिन्ह और दोहरा उद्धरण चिन्ह। ठीक है, इखरा में केवल एक चिन्ह लगाया जाता है, यानी इकरा में इस तरह से लगाया जाता है और दोहरा में इस तरह से लगाया जाता है। ठीक है, इकरा उद्धरण चिन्ह, इकरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किसी के उपमान, किसी के उपनाम, इकरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किसी के उपनाम, रचना या पुस्तक के शीर्षक आदि के लिए किया जाता है। जैसे ये पंक्तियां जयशंकर प्रसाद की अमर कृति कामायनी से उद्धृत की गई हैं। ठीक है, इसके बाद दोहरा उद्धरण चिन्ह, जब किसी व्यक्ति के वचन को ज्यों का त्यों व्यक्त किया जाता है, यानी अगर किसी व्यक्ति ने कोई बात कही है, उसकी बात को बिल्कुल हूबहू आप अगर किसी को बता रहे हैं, लिख कर बता रहे हैं या बोल कर बता रहे हैं, तो यहाँ पर इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे कूद दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो ये क्या है, ये उनका नारा था, ये उनकी बात कही गई थी, तो उनकी बात को बिल्कुल जैसे उन्होंने कहा था वैसे ही प्रयोग किया है। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पर दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसके बाद 9वां है आपका कोष्टक। कोष्टक का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है। पहला, एकाकी अथवा नाटक। ठीक है, रंगमंचीय संकेतों को स्पष्ट करने के लिए, जैसे कि सैनिक कौन होते हैं, प्रणाम करते हुए महाराज की जय। ठीक है, राजा प्रश्न होकर क्या बोलते हैं, तुम्हें पुरस्कार दिया जाएगा। ऐसे ही किसी पद का अर्थ स्पष्ट करने के लिए, जैसे कि सावित्री ने सत्यवान, तो सत्यवान कौन थे, उसके पति, अपने पति के प्राणों की रक्षक। ठीक है, ऐसे ही लाघव चिन्ह, जब कोई शब्द पूरा न लिख कर उसका संक्षिप्त रूप लिख दिया जाता है तो उस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि डॉक्टर वर्मा। ठीक है, तो क्या है, हमने क्या कर दिया, यहाँ पर डॉक्टर के सामने हमने ये लागत चिन्ह लगा दिया। ठीक है, तो इसका पूरा अर्थ क्या है, डॉक्टर वर्मा। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, कृपया पृष्ठ उलटिए। ठीक है, यानी कृपया पाठ को उल्टा कीजिए। तो हम क्या करते थे, आपने पढ़ा होगा, प्र के आगे भी 0 लग गई, प्र के भी और उ के भी, तो इसका मतलब क्या होता है कि कृपया पृष्ठ उलटिए। इसके बाद 11वां है आपका विवरण चिन्ह। वाक्यांशों के विषय में कोई सूचना देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे कि काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। आजकल विवरण चिन्ह का प्रयोग कम हो रहा है, क्योंकि अब विवरण चिन्ह के स्थान पर निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाने लगा। ठीक है,
पहले क्या है विवरण चिन्ह का प्रयोग करते थे, लेकिन अब आजकल क्या है निर्देशक चिन्ह का प्रयोग इसके साथ एक जगह पर कर रहे हैं। इसके बाद 12वां आपका त्रुटि परक या हंस पद। वाक्य में जब कोई शब्द आदि छूट जाता है तो इसका प्रयोग करते हैं। तो आप देखते हैं जब भी कोई वाक्य आप लिख रहे होते हैं उसमें आपका कोई शब्द छूट गया तो आप दो वाक्यों के दो शब्द के बीच में इस तरह से निशान लगाते हैं और यहाँ पर अपना वाक्य शब्द लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही आपको उदाहरण दिया गया है, जैसे कि आजकल चारों भ्रष्टाचार व्याप्त हैं। ठीक है, तो और छूट गया तो आपने ये निशान लगाकर यहाँ पर इसके ऊपर क्या लिख दिया, तो आजकल चारों ओर भ्रष्टाचार व्याप्त है। जब दो शब्दों के बीच कोई शब्द छूट जाएगा तो आप इस चिन्ह का त्रुटि परक या फिर हंस पद चिन्ह का प्रयोग करेंगे और ऊपर अपने शब्द को लिख देंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आपने बहुत सारे विराम चिन्हों के बारे में पढ़ा। तो जब अपने वाक्यों में किसी वाक्यों को लिखने में या बोलने में कुछ रुकने या ठहराव की जरूरत होती है तो वहां पर हम इन विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आपने 12 तरह के विराम चिन्हों के बारे में पढ़ा है। तो इन विराम चिन्हों को आप घर पर अच्छे से पढ़ेंगे, इसका अभ्यास करेंगे और इनको प्रयोग करने की कुछ वाक्य लिखेंगे, कुछ वाक्य बनाएंगे अपने आप से और इन विराम चिन्हों का प्रयोग करेंगे, जिससे आपको इन विराम चिन्हों की पहचान अच्छे से हो जाएगी। तो बच्चों आज ये पाठ हमारा ये खत्म होता है। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।